आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। साथियों, ये कहानी है जापान की। और ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि एक देश की पुलिस को दूसरे देश की पुलिस की मदद की जरूरत पड़ रही है। यानी कि एक लोकल में कुछ केस हुआ है और वो केस की मदद के लिए, उसको ढूंढने के लिए दूसरे देश से पुलिस आ रही है। ये एक ऐसा ही मामला है, जापान की कहानी है ये। जापान में ब्रिटेन की पुलिस को आना पड़ा था वहां के एक आरोपी को ढूंढने के लिए, जिसका नाम था तत्सुआ इठासी। ये जापान की कहानी है। यहां पर एक लड़की है, लेंसी होकर। लेंसी होकर के माता पिता दोनों ही एक डॉक्टर है। और लेंसी अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में अक्सर वहां पर, इंडिया के बाहर जो काफी सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि जब बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ाई को करने के लिए लोग एक साल का गैप देते हैं। उनके माता पिता खुद उनसे कहते हैं कि एक साल का गैप दो, थोड़ा मेंटली और फिजिकली रिलैक्सेशन के लिए। ठीक वैसे ही हुआ है यहाँ पर भी। लेंसी ने ग्रेजुएशन के बाद में एक साल का गैप देने की ठान ली और वो सोची कि एक साल मैं कहीं पर अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा मैं घूम कर आऊं। और वो एक साल के बाद में मास्टर करना चाहती थी, मास्टर इन बायोलॉजी वो करना चाहती थी। अब लेंसी ब्रिटेन से जापान आई 2006 में। 2006 की लगभग एंडिंग के आसपास आई वो। 2006 में लेंसी को एक लॉरा स्कूल में नौकरी मिल गई, इंग्लिश टीचर की, जापान में। और वहां पर, क्योंकि उसने सोचा कि मैं यहाँ पर एक साल मुझे रहना है, तो क्यों ना एक साल के लिए मैं कुछ जॉब कर लूँ, खुद का खर्चा तो कम से कम निकल जाएगा और मन भी लगा रहेगा, बच्चों के बीच में टाइम पास भी हो जाएगा। ये सोचकर लेंसी ने जॉब कर लिया टीचर का, इंग्लिश टीचर का, एक साल के लिए। वहां पर लेंसी एक किराए के मकान पर रहती थी और वो किराए के मकान में जहां वो रहती थी, तो वहां पर ऑलरेडी वहीं के दो लोग थी, दो लड़कियां थी, वो भी उसके साथ में रहती थी लेंसी के। लेंसी की एक आदत थी, लेंसी होकर की एक आदत थी कि वो 24 घंटे में एक बार, या कभी सुबह या कभी शाम में या कभी दोपहर में, अपने माता पिता को ब्रिटेन में फोन जरूर करती थी। उसने ये अपना हैबिट बना के रखा था, फोन करती थी और ईमेल करती थी। लेंसी का एक बॉयफ्रेंड भी था, ये उससे भी कंटिन्यूसली बात करती थी और रोजाना डेली उसके भी टच में थी। रोज एक बार उसको भी फोन करती थी, ईमेल भी करती थी। यानी कुल मिला के ये अपने जो इसके फैमिली वाले थे उन सबके अच्छी खासी टच में थी। 28 मार्च 2007 को लेंसी की मुलाकात एक जापान के लड़के से हुई जिसका नाम था तत्सुआ तत्सुआ लिचिहासी, जो जापान का ही रहने वाला था। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में उसको कोई जॉब नहीं था और वो जॉब की तलाश में था। और उसके माता पिता थे जो अच्छे खासा रईस थे वहां के, और वो लोग 1 लाख रुपया जापानीज करेंसी उसको हर महीने खर्चे को देते थे। अच्छे कैपेबल थे वो लोग। और तत्सुआ की कुछ आदतें थी जो बहुत ज्यादा अच्छी थी, जैसे कि उसको एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा शौक था और वो 25-25 किलोमीटर साइकिलिंग करने का शौक था उसको। यानी वो अपनी फिजिक को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहता था।
28 मार्च 2007 को जब लेंसी से उसकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद में तात्सुआ ने लेंसी से अपना एक ख्वाहिश जाहिर की कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, क्योंकि आप इंग्लिश टीचर हो तो आप मुझे इंग्लिश सिखा दिया करो। लेंसी ने उसे मना किया कि नहीं, मैं ऐसा प्राइवेट किसी को सिखाती नहीं हूं। तो उसने बोला, मैं आपको घर पे अगर आप मुझे प्राइवेट सिखाओगे, प्राइवेट ट्यूशन दोगे, तो मैं आपको $45 पर डे दूंगा। बट $45 लेंसी के लिए एक बड़ी रकम थी, जिसको सुनने के बाद में लेंसी मान भी गई। पर लेंसी ने उसको एक शर्त रखा, तात्सुआ को। तात्सुआ से लेंसी ने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको ट्यूशन भी दूंगी, पर मैं आपके घर पे आके ट्यूशन नहीं दूंगी, और मैं किसी पब्लिक प्लेस में दूंगी, जैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह में मैं आपको ट्यूशन दे सकती हूँ। उसके अलावा मैं घर पे आके प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकती। तात्सुआ ने अग्री किया। तात्सुआ ने लेंसी से ट्यूशन लेना शुरू किया, और 5-6 दिन 7 दिन हो गए, कुछ दिनों तक ट्यूशन लिया, और वो उसी समय उसका जो $45 थे वो उसको उसी समय पे कर दिया करता। एक दिन इसने कहा, 6-7 दिन के बाद में तात्सुआ ने कहा कि लेंसी, मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, तो मैं एक काम करो, तुम मेरे घर पर चलो, मैं तुमको घर पर लेके जाकर पैसा दे देता हूं। उससे पहले जब ये लेंसी से दोस्ती करना चाहता था, उस समय ये लेंसी अपनी साइकिल पे घर की तरफ जा रही थी, और ये उसका भागते भागते पीछा कर रहा था। तो लेंसी थोड़ा सा इससे डर भी गई थी, पर लेंसी ने उसको अपने घर पर लेकर गई, और वो जो उसकी जो साथ में रूममेट थी उनसे भी मिलाई, ये सोचकर के तात्सुआ को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूं, मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी रहती है। और ये बहुत केयर करने वाली बहुत ज्यादा ये लड़की थी लेंसी। अब जब तात्सुआ ने 4-5 दिन 5-6 दिन ट्यूशन लेने के बाद में कहा कि मेरे पास अभी पैसे मैंने लाया नहीं हूं, आप मेरे घर पे चलो, मैं घर पे चल के आपको पैसे दे देता हूं। तो इसने कहा ठीक है, और उसने बोला तात्सुआ ना कि मैंने अपनी साइकिल भी नहीं लाया हूं, तो एक काम करते हैं, हम लोग टैक्सी से चलते हैं। तो लेंसी ने कहा ठीक है। लेंसी टैक्सी पकड़ी, टैक्सी पकड़ कर उसके घर पे गई, और साथ में तात्सुआ भी गया, दोनों साथ में गए। और जाने के बाद में लेंसी ने टैक्सी वाले से कहा कि आप यहीं पर रुकना, मुझे कहीं और भी जाना है, ताकि तात्सुआ को ये अच्छे से पता चले कि टैक्सी वाला नीचे खड़ा है, और वो कोई गलत हरकत न कर पाए। ये जो लड़की थी, ये बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा अपने आप का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली लड़की थी। इज्जतदार लड़की, शरीफ लड़की थी, और पढ़ी लिखी भी थी। ऐसा बोलकर ये तात्सुआ के सोसाइटी में गई और घर पे गई। घर पे जाने के बाद में यहाँ पर टैक्सी वाला 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, और ये आई नहीं। ऐसे करते करते आधा पौना घंटा हो गया। अब टैक्सी वाले को दूसरे कस्टमर्स का फोन आने लग गया, और ये निकल गया टैक्सी वाला वहां से, ये सोच करके चलो दोबारा कभी मिलेगी तो पैसे ले लूंगा, ये सोचकर वो निकल गया। अब लेंसी जो थी वो हमेशा अपने घर पे रोजाना फोन किया करती, उसके माँ बाप को, उसके बॉयफ्रेंड को। अब अचानक में उसके माँ बाप को फोन जाना बंद हो गया, और उसका जो बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड को भी फोन जाना बंद हो गया। अब इसके घर वाले परेशान, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ दिन बीत गए। ये लोग ब्रिटेन से जापान आ गए, इसके घर वाले लेंसी के, ये देखने के लिए कि कहाँ गायब हो गई है। आके पता किया इन लोगों ने पता किया उसका कहाँ पर रहती थी, क्या थी, अड़ोस पड़ोस में सब मालूमात किया कि ये कहाँ है, क्या है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया इन लोगों ने।
पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बाद में पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई कि यंग लड़की है, जवान लड़की है, 22-23 साल उम्र थी, और ये तत्सुआ जो था उसकी 27-28 साल का था ये, और ये लड़की गायब हो गई है, कहाँ गई, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब पता लगाने के लिए पुलिस भी इनके साथ में हो गई, चली गई लेंसी के घर वालों के साथ में। अब ये लोग वहां पर सोसाइटी के पास गए, मगर जापान में एक कानून है, वो कानून ऐसा है कि कोई भी इंसान, कोई भी पुलिस वाला किसी भी इंसान के, किसी भी लोकल इंसान के घर पर जाकर दरवाजा नॉक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई ठोस सबूत न हो। यानी कि किसी के ऊपर अगर एफआईआर है या ऐसा कोई ठोस बात है या कोर्ट का परमिशन है तो ही किसी का दरवाजा नॉक कर सकते हैं, वरना वहां का कानून किसी का दरवाजा नॉक करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। पुलिस सोसाइटी में पहुंची, सोसाइटी में पता किया पुलिस ने कि तत्सुआ के यहाँ पर कोई लड़की आई थी क्या, तो वहां पर कुछ सोसाइटी के कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ उसके साथ में एक लड़की आई थी। चलो पुलिस को कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि उसके यहाँ पर एक लड़की आई थी, क्योंकि तत्सुआ अकेला रहता था, ये सबको मालूम था। इसके साथ में एक लड़की आई तो 4 लोगों ने वहां पर देखा भी। अब पुलिस ने किसी तरह इसके बिल्डिंग में जाने की कोशिश की, और 20-21 पुलिस वाले थे। अब कुछ लोग, आधी एक जो टीम थी वो नीचे रुक गई और आधी जो टीम थी वो ऊपर चली गई बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग में गई तो तात्सुआ को पता चल गया कि उसके घर पे पुलिस आ रही है। इसने वहां से गैलरी वगैरह से देख लिया। अब इसने क्या करा, दूसरे रास्ते से भागा। अब नीचे आया भागते भागते, तो लोगों ने देखा और लोगों ने बताया पुलिस को जो नीचे खड़ी थी कि ये है तात्सुआ। पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश भी की, मगर तात्सुआ क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी था और वो भागने की और चलने की और साइकिलिंग की उसको बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस थी और एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा करता था वो, तो वो पुलिस के हाथ से किसी तरह बच के निकल गया। अब पुलिस ने यहाँ पर पूरा उसके जो घर था, घर को छान मारा। उसके घर से लेंसी का पर्स मिला, उसकी चप्पल मिली, तो पुलिस को और ज्यादा कंफर्म हो गया कि यहीं पर कुछ है शायद। अब पुलिस ढूंढते ढूंढते उनको एक बाथ टब मिला। वो बाथ टब में थोड़ा सा हाथ बाहर था, और पुलिस ने जब वो बाथ टब के ऊपर पूरी रेती जैसी थी, पुलिस ने रेती हटाया तो पता चला कि उसमें सीमेंटिंग किया हुआ है। यानी कि जो हम लोग दीवार बनाते हैं, दीवार बनाने के लिए जो सीमेंटिंग करते हैं, वैसा एक प्रॉपर सीमेंट, बहुत सारा सीमेंट, प्रॉपर सीमेंट बनाकर उसको उसमें डाला है और उसके अंदर लेंसी की लाश। अब पुलिस ने उसको बरामद किया वहां से, और तात्सुआ के घर से जितनी भी चीजें हो सकी पुलिस को, जैसे कि उसके फिंगरप्रिंट वगैरह जिससे मिल सके इजीली, वो सब पुलिस ने वहां से कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद में वहां से पुलिस वो सारा सामान लेकर गई। और नॉर्मली जापान में क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में। जो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कम क्राइम रेट है उनमें से एक ये है जापान। अब जापान में ऐसा हो जाना ये एक बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। अब वहां की मीडिया, शासन, प्रशासन सब हिल पड़ा। अब लोगों ने अपनी अपनी कोशिशें कर ली, अपनी अपनी एड़ी का जोर लगा लिया इसको पकड़ने के लिए। यानी कि आम लोग, आम जनता, उसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, आम जनता इन्वॉल्व हो गई, वहां के न्यूज में चलने लगा। और वहां पर एक कैंपेनिंग चलाया गया कि इसको पकड़ने के लिए, जैसे कि इंडिया में या बहुत सारे मुल्कों में जब कोई ऐसा हादसा होता है तो लोग, पब्लिक डिमांड होती है कि फांसी दो, तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, लोग मोर्चा करते हैं, लोग धरना करते हैं। वैसे ही जापान में एक इसी तरह का एक कैंपेन चलाया गया। ईमेल पे लोग एक दूसरे को ईमेल करने लगे। करोड़ों, लाखों करोड़ों ईमेल्स आ गए लोगों के एक दूसरे को इसके खिलाफ कि ये लड़के को पकड़ना चाहिए और इसको फांसी देना चाहिए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और ये मिल नहीं रहा था। तात्सुआ उस वक्त
जापान में पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटेन की पुलिस वहां पर जापान की पुलिस को मदद करने के लिए आई, मगर फिर भी इसका पता नहीं चल रहा था। यहां पर ये तात्सुआ तात्सुआ यहां पर जंगल में भागा और न इसके पास में कुछ पैसा है न कुछ भी है, खाली हाथ ये भागा हुआ है वहां से। और ये जंगल में खाने का पीने का सब चीज का प्रॉब्लम। ये क्या करता, ये कोई भी जानवर पकड़ के खा लेता और इसने वहां पर और जानवरों को भी ये खाकर मच्छियों को पकड़ता था, मच्छियों को पकड़कर ये खाता था। अब इसने सोचा कि कब तक मैं यहाँ पर रहूंगा और कितने टाइम तक मैं यहाँ पर जंगल में इस तरह से, ऐसे तो चल नहीं पाएगा। अब उसने एक चीज सोचा कि क्यों ना अपने चेहरे को ही मैं चेंज कर लूं। अब चेहरे को चेंज करने के लिए इसने क्या किया, उसके सबसे पहले उसके चेहरे पे एक तिल था, मस्सा जैसा होता है, मस्सा था उसके चेहरे पे। इसने उस मस्से को काटा खुद ही, यानी जंगल में बिना डॉक्टर के, बिना सुन किए, बिना किसी चीज के इसने अपने मस्से को काटा। मस्से को काटने के बाद में उसको खुद ही सी दिया और फिर अपना चेहरा इसने देखने की कोशिश किया कि कैसा है। इसको ऐसा लगा कि कोई खास चेंजेस नहीं आया है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने होठों को कुछ एक अलग शेप दूं। ये सोचकर उसने अपने होठों को काटा। अपने होठों को काटने के बाद उसने खुद अपने होठों को सी दिया। ऐसा करके उसने अपने बहुत सारे जो जिस्म के, चेहरे के जो बहुत सारे पार्ट थे उसको उसने काट कर सीने की कोशिश किया। मगर उसने जब खुद को देखता था वो, तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। उसने सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं चल पाएगा, मुझे एक प्रॉपर चीज करना ही पड़ेगा अपने आप को चेंज करने के लिए। उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक डॉक्टर से कंसल्ट करूं। अब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर के पास जाने के लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा उसके पास में है नहीं। उसने क्या किया, वहां पर एक छोटे मोटे गांव को देखा, बहुत छोटा गांव। वो गांव में इसने एक छोटा मोटा कुछ नौकरी किया और वो नौकरी करके वहां से जो पैसे होते मिलते उसको, वो पैसे को भी वो जमा करता और वहां जहाँ वो नौकरी करता वहां पर उसका एक अच्छा एक फ्रेंड भी बन गया। अब इसने पैसों को जमा किया। पैसों को जमा करने के बाद में ये एक डॉक्टर के पास गया, तात्सुआ। डॉक्टर के पास में जाकर उसने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करना है। डॉक्टर ने उसे देखा और डॉक्टर ने पहचाना उसे कि ये शायद वही लड़का है जिसका पेपरों में, जिसका न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है। ये शायद वही लड़का है। डॉक्टर को ऐसा शक गया। डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उससे कहा कि आपका जो फोटो है वो फोटो लेकर आओ। उसके पास खुद का एक फोटो था। इसने कहा ठीक है, मैं फोटो लेकर आता हूं। अब ये दूसरे दिन फोटो लेकर वहां पहुंचा। जब ये फोटो लेकर यहां से निकला, उसका जो जहां पर ये काम करता था वहां पर एक दोस्त हो गया था। वो दोस्त को भी इस पर शक हो गया था कि ये वही लड़का है। अब वो दोस्त ने क्या किया, जितने दिन वो जॉब करता था, दोस्त ने क्या किया, उसके फिंगरप्रिंट से कुछ सामान लिए और जैसे कि वो पानी में ग्लास पीता तो ग्लास को जो उसने टच किया था, वो ग्लास वगैरह इस तरह के फिंगरप्रिंट के एविडेंस लेकर उसने वहां पर लोकल पुलिस को दिया और कहा कि मुझे ऐसा शक है कि ये वही लड़का है, तात्सुआ। वहां की पुलिस ने जब फिंगरप्रिंट को देखी और जब उसको जब लैब टेस्ट में दिया तो पता चला कि ये वही लड़के का फिंगरप्रिंट है जो लेंसी का मर्डर करके भागा है। अब वहां पर वो लड़के ने ट्रैप लगाया पुलिस को, लोकल पुलिस को लेकर। यहां पर ये डॉक्टर ने ट्रैप लगाया। अब इसका बचना, तात्सुआ का बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। और तात्सुआ यहां पर डॉक्टर के पास पहुंचा अपने पुराने फोटोज को लेकर। डॉक्टर ने फोटो देखा और उसको बोला बैठो। डॉक्टर ने पुलिस को फोन किया, पुलिस तुरंत आई और पुलिस ने उसको वहां से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में तात्सुआ सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट करता था कि मैंने लेंसे का मर्डर नहीं किया। तो पुलिस ने उससे कहा
कि अगर तुमने मर्डर नहीं किया तो उसकी लाश तुम्हारे घर पे कैसे आई, उसके कपड़े कैसे मिले, और जब उसकी लाश मिली थी उस समय मेडिकल में ये भी प्रूव हो गया था कि उसके साथ रेप हुआ है, यानी तात्सुआ ने लेंसी का रेप भी किया था मर्डर करने से पहले। तात्सुआ ने ये बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने रेप किया था मगर मैंने मर्डर नहीं किया। तो फिर वहां से ब्रिटेन से उसके घर वाले आ गए, लेंसी के सारे परिवार आ गए। तात्सुआ के घर वालों को पता चला कि इसने ऐसा ऐसा किया। तात्सुआ के घर वालों ने कहा कि अगर इसने कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अपराध किया है, किसी की जान ली है, तो उसको जो जापान के हिसाब से जो सजा मिलती है लोगों को, वो इसको भी मिलनी चाहिए। हम इसके बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। अब तात्सुआ ने बताया कि मैंने उसका रेप किया, पर जब मैं उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था तब लेंसी मेरा विरोध कर रही थी। तो विरोध करते करते मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया और वो मर गई। और मेरे पास उसकी बॉडी को छुपाने का और कोई ऑप्शन नजर नहीं आया उस समय। तो मैंने उसको बाथ टब में डालकर उसके ऊपर सीमेंट, उसके पूरा अंदर सीमेंट डालकर, रेती सीमेंट डालकर उसको मैंने उसमें डाल दिया, और ताकि उसकी बॉडी की स्मेल भी नहीं आए। ये उसने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में वहाँ की अदालत ने उसे सज़ा दी, और सज़ा के तौर पर उसे लाइफ दिया गया। वहाँ के हालांकि लोग कह रहे थे कि इसको फांसी दी जाए, मगर क्योंकि उसका पहले का कोई बैकग्राउंड था नहीं, इससे पहले उसका सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था कि उसने कोई एक छोटी मोटी रॉबरी किया था, मगर वो रॉबरी करने के बाद में तात्सुआ के घर वालों ने जिसकी रॉबरी हुई थी उसको उतना पैसा देकर सेटलमेंट कर लिया था। तो वो कंप्लेन नहीं हुई थी, केस नहीं हुआ था, मगर ये एक इंसिडेंट हुआ था उसकी लाइफ में। तो ऑन रिकॉर्ड कोई भी इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं थे। तो पुलिस ने, कोर्ट ने इसके ऊपर हमदर्दी की नजर डालते हुए उसे फांसी की सजा नहीं दी, उसे लाइफ दी। लाइफ मतलब जिंदगी भर वो जेल ही में रहेगा, ऐसा उसको पनिशमेंट दिया गया। तात्सुआ जेल में रहा, और उसने एक वहां पर जब वो जेल में था तो उसने वहां पर से एक किताब लिखी थी तात्सुआ ने। वो किताब में उसने अपनी जो जिंदगी की जितनी भी ये जो घटना थी ये पूरी घटना उसने लिखी थी। और ये घटना लिखने के बाद में उसने ऐसा लिखा कि अगर इस किताब को पब्लिश करने के बाद अगर इस किताब से कोई भी पैसा मिलता है, यानी कोई भी इनकम जनरेट होती है, तो ये लेंसी के घर वालों को दिया जाए। उस किताब का नाम था अंटिल द अरेस्ट द ब्लैक 2 years and 7th month, ये उस किताब का नाम था। पर जब उसके घर वालों को ये कहा गया कि तात्से ने ऐसा कहा है कि इस किताब से जो भी इनकम जनरेट होगा वो लेंसी के घर वालों को दिया जाए, लेंसी के घर वालों ने वो पैसा लेने से इनकार कर दिया और मना कर दिया। तो ये थी जापान की एक अद्भुत कहानी। ये दुनिया का पहला क्रिमिनल था जिसने अपनी हाथों से खुद अपनी प्लास्टिक सर्जरी करने की कोशिश की थी, और प्लास्टिक सर्जरी की भी थी। अपना चेहरे को, होंठ को काट दिया, अपनी जो मस्सा था उसको काट कर खुद ही सीना बिना सुन किए। ये अपने आप में एक कमाल की बात है। तो ये उस समय ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। मैं एक बात अपनी तरफ से कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर वो टैक्सी वाला जिसको लेंसी ने खड़ा करके वहाँ गई थी, वो अगर वहाँ जाकर थोड़ा देर बाहर रुक कर वेट करके लेंसी का इंतज़ार करने के बाद में वो वहाँ जाता, सोसाइटी में अगर कहता कि यहाँ पर एक लड़की आई थी जिसने मेरा पैसा नहीं दिए, तो सोसाइटी वाले शायद तात्सुआ के घर पे जाते, दरवाज़ा नॉक करते, या कुछ तो होता और शायद लेंसी बच जाती।
ये होता है, इंसान अलर्ट नहीं रहे, ये उसका नतीजा होता है। लेंसे तो बेचारी बहुत अलर्ट थी, इसीलिए उसने वो टैक्सी वाले को वहाँ पर खड़ा करके गई थी, पर वो टैक्सी वाला अलर्ट सिटीज़न नहीं था। मैं हमेशा दोस्तों ये कहता हूँ कि केयर टेकिव बनो, मतलब हमारा खुद का और हमारे साथ वालों का, हमारे अड़ोस पड़ोस वालों का भी ध्यान रखो। अगर ज़रा सी आपको कोई भी क्राइम की भनक लगती है तो पुलिस को ज़रूर बुलाओ। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ में, तब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।